सभी भाइयों को राम राम। भाइयों स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत और भाइयों फेसबुक पेज पर भी। ठीक है जी। तो आज भाइयों पहुँचे हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र नगीना। तो थोड़ा सा गेहूं का सीड के लिए हम सिलसिले में यहाँ पर आए थे। तो सोचा कि आप सभी भाइयों के लिए आजकल जो है गेहूं की जो फसल का समय चल रहा है, बहुत बढ़िया समय है भाइयों। तो डॉक्टर साहब से यहाँ जो मुख्य जो है प्रधान डॉक्टर हैं यहाँ के, उनसे आपकी बात कराता हूँ मैं और जानकारी मिल जाएगी इस भाइयों के कौन सी वैरायटी इस समय हमें लगानी चाहिए, क्या क्या हमें डोज उसमें गेहूं में अच्छे तरह से देनी चाहिए, जो एक वेसल डोज सही में एक अच्छी डोज गेहूं के लिए होगी, और पैदावार के लिए हमें कौन सी वैरायटी हमें अपने खाने के लिए, क्योंकि कुछ किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो गेहूं की मतलब अपने खाने के लिए पैदा करते हैं, उनके लिए कौन सी वैरायटी अच्छी होगी, और जो किसान गेहूं की फसल बेचने के लिए पैदा करते हैं उनके लिए कौन सी वैरायटी अच्छी होगी। तो सारी जानकारी हम डॉक्टर साहब से करेंगे। तो भाइयों चलते हैं इसी के साथ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे है डॉक्टर साहब? बढ़िया 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 है जी सर। बैठिए सर। बैठे अच्छा। तो डॉक्टर साहब हम आज थोड़ा सा यहाँ पर आए थे आपके पास, सोचा कि अपने किसान भाइयों के लिए कुछ जानकारी गेहूं की फसल के लिए जी। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो खुद अपने खाने के हिसाब से गेहूं की पैदावार लेते हैं, और बहुत सारे किसान भाई ज़्यादातर ऐसे हैं जो अपने फसल लेकर के उसे मतलब मार्केट में बेचने के लिए। तो हम आपसे कुछ सवाल आज किसानों के हित में करते हैं। एकदम कोई बात तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पहले कि आप एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को अपना। देखिए किसान साथियों, मैं डॉक्टर के सिंह, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर उत्तर प्रदेश से। अब जैसे बात थोड़ा सा कि मानव जी ने जो हमसे गेहूं के बारे में पूछने की बात की, मानव जी को धन्यवाद दूंगा कि आप किसानों के लिए इतना जागरूक हैं कि आप किसानों के लिए सूचनाएं पहुंचाने का काम करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और दूसरा है कि हमारा विज्ञान केंद्र क्या है, पहले लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि भाई कृषि विज्ञान केंद्र है क्या। अगर हम बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र की, तो कृषि विज्ञान केंद्र जनपद बिजनौर या दूसरे जनपद जो होते हैं, हर जनपद में एक विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाती है, इसलिए कि जनपद के किसानों को तकनीकी हस्तांतरण किया जाए, तकनीकी रूप से दक्ष बनाने का काम करने के लिए है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो वैज्ञानिकों की टीम होती है, जी सर, वैसे तो 6 वैज्ञानिकों की टीम होती है, वर्तमान में हम लोग 4 वैज्ञानिक ही हमारे केंद्र पर हैं। जी सर। हर वैज्ञानिक अपना अलग अलग विषय का होता है। जी सर। और अपने अलग अलग विषय से संबंधित वो ट्रायल, प्रदर्शन और प्रशिक्षण करते हैं। जी सर। तो अगर रही बात जैसे कि होता क्या है, कभी कभी लोगों को थोड़ा सा गलतफहमी होती है कि वितरण अनुदान जैसी छूट जैसे दूसरे विभागों में होता है, जी ऐसा कृषि विज्ञान केंद्र में कुछ नहीं होता। कृषि विज्ञान केंद्र में न तो कोई अनुदान चलता है, न कोई वितरण है, न कोई क्या कहते हैं छूट जैसा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि तकनीकी का परीक्षण, मूल्यांकन, प्रदर्शन किसानों के खेत पर होता है। जी सर। और किसान ऐसे किसानों के खेत पे होता है जो किसान स्वयं इच्छुक होते हैं। जी सर। कि भाई कि डॉक्टर साहब हम ये जो है आपका ये जो ट्रायल है, तकनीकी है, ये दवा है या क्या कहते हैं ये बीज है, इसको अपने खेत पे हम लगाना चाह रहे हैं, जिससे कि हमको देखे। उसमें क्या होता है कि उसमें उपज प्रभावित भी हो सकती है, ऊपर नीचे भी होती है, क्योंकि वितरण का काम करने के लिए जनपद के कृषि विभाग, गन्ना विभाग, उद्यान विभाग ये सब लगे हुए हैं। और कृषि विज्ञान के अंदर काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी तकनीकी का मूल्यांकन हमने किया, प्रदर्शन किया, परीक्षण किया किसी खेत, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, मान लीजिए मानव जी आप ही हैं, आपके खेत पर हमने गेहूँ की किसी भी वैरायटी का 20 किलो 25 किलो बीज या 10 किलो बीज के माध्यम से ट्रायल किया। जी सर। ऐसे ही हम क्या कहते हैं कि पूरे जिले के लगभग हर ब्लॉक के किसानों के 2-4-10 किसानों के यहाँ करते हैं। जी। तो जब उनके यहाँ जो डाटा आ जाता है हमको फसल कटने के बाद, वो डाटा आने के बाद होता क्या है, फिर हम उसका एक कंपैरेटिव बनाते हैं। कंपैरेटिव बनाने के बाद उसका रिजल्ट हम भारत सरकार को भेजते हैं। उसके बाद उसका रिजल्ट हम जनपद के कृषि विभाग को भेजते हैं कि भाई ये वैरायटी जो है, ये तकनीकी है, ये दवा है जो है जनपद के किसानों के लिए बहुत ही अच्छी है। अब उनका काम है कि अब उसको अब बढ़ाएं, आगे क्या वितरण का काम, उसको सुविधा उपलब्ध करा करके किसानों के लिए दें। तो किसी विज्ञान केंद्र का एक मोटा मोटा बात है कि तकनीकी का मूल्यांकन परीक्षण का काम होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो हमारे किसान साथी या जो नौयुवा लड़के हैं खेती में आते हैं,
उनको तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए मार्केट ओरिएंटेड खेती कैसे करें, इसके बारे में हमारे यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। वो जो लड़के इंटरेस्टेड होते हैं जी तो उस पर करते हैं हम लोग। अब बात हम आते हैं कि आपने जो भी आज बात पूछा कि किसानों के लिए जो गेहूं का समय चल रहा है, इस पे तो आप थोड़ा सा इस पे तो सर मैं अपने किसान भाइयों के लिए ये पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि गेहूं या कोई भी फसल हो, वो अगेती और पछेती फसल दो समय होते हैं उसके, क्योंकि कुछ किसान भाई जल्दी थोड़ी सी गेहूं की बिजाई कर देते हैं और कुछ किसान भाई गन्ना लेट कटाई होगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है बेल्ट हमारी गन्ने की है। तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर माने जाए तो गन्ने की बेल्ट है। तो गन्ना कटने के बाद जो गेहूं लगेगा, तो अभी अगेती जो प्रजाति है वो सबसे बेहतर किसान के लिए, ऐसी दो प्रजाति आप मुझे बताइए सर, हमारे किसान भाइयों को, जो हमारे खाने योग्य हो और जो हमारे जो मार्केट के लिए जो अगेती, और दो ऐसी पछेती प्रजाति। देखिए, जैसे अभी मानो जी आपने कहा कि गेहूं की बुआई का समय हमारे किसान साथी पछेती और अगेती समय पे करते हैं। जी सर। इसके लिए जो हमारे वैज्ञानिकों की टीम या जो वैज्ञानिक रिसर्च अनुसंधान केंद्र में जो लगे हुए हैं, जी सर, इसके हिसाब से वैरायटी भी डेवलप की जाती है। जी। अब जैसे अगेती जो गेहूं बोने की बात होती है, उसका समय होता है 25 नवंबर, बहुत ज़्यादा 30 नवंबर तक। अच्छा जी। जिसे अगेता बुआई करते हैं। अगेती बुआई का इसके लिए जो गेहूं की प्रजाति होती अलग होती है। जी सर। अगेती अलग होती है। और इसी के साथ साथ जो क्या कहते हैं, हमारा गेहूं की प्रजाति जो कहते हैं आप दिसंबर में बोया जाता है, उसकी प्रजाति अलग होती है। उसकी अलग होती है। क्यों? क्योंकि जो नवंबर में गेहूं बोया जाता है, इसकी जो फसल की अवधि होती है, जी सर, वह 140 से लेकर से 150-55 दिन की होती है। जी सर। और जो हमारा पछेती गेहूं लगता है, जिसे कहते हैं दिसंबर में जो गेहूं बोया जाता है, उसकी जो फसल की अवधि होती है वह 115 से 120 दिन होता है। अच्छा जी। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हमारे किसान साथियों को सोचने की जरूरत पड़ती है। अब तो हमारा किसान बहुत जागरूक भी हो गया है। जी जी सर। कि अगर उसने भूलवश या अनजाने बस जो हमारा पछेती गेहूं की प्रजाति है, अगर उसको नवंबर में लगा दिया तो पैदावार कम हो जाएगी, पैदावार घट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो बाली निकलने का जो समय है, जी सर, वो 65-70 दिन में निकल जाता है बाली बाहर। और इसी तरह क्या कहते हैं कि जो हमारा नवंबर वाला गेहूं है, अगेती से बोलते हैं, जिसकी फसल अवधि 140 से 150 दिन की है, अगर उसकी बुआई दिसंबर में जाके करता है, पैदावार कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके जो बाली निकलने का समय जो है वो क्या कहते हैं 80-90 दिन के बाद बाली निकलती है, यानी 20 दिन का दोनों में डिफरेंस होता है। और गेहूं चाहे आप कभी भी बोइए, वो 20-25 अप्रैल तक उसकी हार्वेस्टिंग कटाई हो जानी है। जी सर। तो इसलिए हमारे किसान साथियों को ध्यान देने की जरूरत है कि जो प्रजाति बो रहे हैं, जो प्रजाति लेने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए उनको इसका ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी प्रजाति आप बो रहे हैं, आपके हाथ में कौन सा बीज है, कौन सी प्रजाति का बीज है। अब जैसे आपने कहा कि दो वैरायटी बताने की बात कहा आपने, हम बिजनौर के किसानों को, बिजनौर का कृषि विभाग पीठ पीछे तारीफ की बात होती है, जी सर, कि हम जो तकनीकी उनको हस्तांतरित करते हैं, उसके बीज की उपलब्धता कराने में बहुत सक्रिय रहते हैं वो। जी। तो होता क्या है कि अगर हम बिजनौर में की बात करें, जनपद बिजनौर किसानों को पूरे नवंबर में गेहूँ की बुआई करने के लिए प्रजातियाँ जैसे हैं, जैसे DBW 187 है, DBW 303 है, DBW 327 है, DBW 371 है, DBW 370 है और DBW 372 है। ये सर खाने के लिए अभी इसको बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये सारी की सारी वैरायटी बायोफोर्टिफाइड है। जी। बायोफोर्टिफाइड का मतलब होता है इसके अंदर आयरन, जिंक, प्रोटीन की मात्रा भरपूर है सर। अब दी बेस्ट बता सकता हूँ, अभी दी बेस्ट आपने कहा, दी बेस्ट बता दूंगा मैं आपको कौन सी बेस्ट और ज़्यादा बेस्ट है जी। इसमें इनका सबका ये सारी वैरायटी खाने के लिए अच्छी है। और इन वैरायटी की खासियत देखिए, इन वैरायटी की खासियत ये भी है कि ये 60 कुंटल हेक्टेयर तक पैदावार दे देती है बीघे में। 60 कुंटल हेक्टेयर, 5 कुंटल बीघा, बिजनौर का जो बीघा होता है वो 5 कुंटल बीघा पैदावार भी एक देने में सक्षम है। अब दी बेस्ट की आपने बात कहा था, दी बेस्ट DBW 187 और DBW 372 तो सर अभी लेटेस्ट है शायद। हाँ, तो हाँ लेटेस्ट है, अभी नई वैरायटी आई है, पिछले साल रिलीज हुई थी वैरायटी, तो ये नई वैरायटी है। लेकिन हमारे जनपद बिजनौर में इसके बीज की उपलब्धता हमारे कृषि विभाग ने भी करवाया, थोड़ा बहुत जी लोग उपलब्ध हो रहा है। लेकिन 187 का बीज भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जिले में, और 187 गेहूँ की जो वैरायटी है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा गेहूँ की उत्पादकता बढ़ाने में जी। कि उत्पादन बढ़ाने में हमारा हर किसान अब गेहूं की पैदावार 4-4.5-5 कुंटल बीघा ले रहा है जी सर। नहीं 6-7 साल पहले 2-2.5 कुंटल बीघा होता था सर। तो ये वैरायटी जो थी अच्छी वैरायटी है, अगेती वैरायटी लेने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो पछेती गेहूं की आपने बात कहा, दिसंबर में बोने वाला गेहूं,
दिसंबर में बोने वाले गेहूं की हम बात करते हैं, उसमें भी रोटी वाली बात आएगी, क्योंकि रोटी तो बात करेंगे ना भाई उसकी क्या कहते हैं। जी सर। तो उसके लिए क्या होता है कि जो सबसे अच्छी वैरायटी अभी तक हम लोगों ने ट्रायल करके दिया था HD 3298, 106 दिन की वैरायटी है। इसे आप 10 जनवरी तक लगा सकते हैं। अच्छा जी। हमारे गन्ने किसान जो गन्ना किसान है HD 3298। अच्छा जी, 106 दिन की वैरायटी है। और ये इसको हमारे जो गन्ना जो गांठ के जो बुआई कर रहे हैं उनके लिए एक वैरायटी रामबाण है। 10 जनवरी तक बुआई करके इससे लगभग 3 कुंटल बीघा तक बिजनौर खास से पैदावार ले सकते हैं। सबसे इसी तरह HD 3298, अभी क्या 3271 वैरायटी है। अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने एक वैरायटी का ट्रायल किया था JKW 261। जी सर। अभी नई वैरायटी है, ये भी क्या कहते हैं कि आपके पूरे दिसंबर तक लगाने के लिए वैरायटी है, 30 दिसंबर तक लगा सकते हैं। लेकिन अगर दी बेस्ट की बात करते हैं तो HD 3298 और JKW 261। 261 का बीज अभी क्या कहता है अवेलेबल नहीं हो पाएगा, अगले साल से किसानों को विभाग उपलब्ध करा देगा, कृषि विभाग। मैंने उनको बता दिया है भाई कि अगले साल से प्रयास करिए। लेकिन HD क्या कहते हैं 3298 का जो बीज है वो क्या कहते हैं आपके कृषि विभाग के स्टोरों पर हो सकता है कि उपलब्ध हो जाए, क्योंकि अभी हमारे जो जिला कृषि अधिकारी महोदय इनसे हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब पछेता गेहूँ की वैरायटी के बारे में कुछ चर्चा करिए, बताइए। तो हमने उनको बताया कि ये वैरायटी है, इसका बीज आप उपलब्ध कराइए किसानों के लिए, तो उपलब्ध करा रहे हैं। अब यहाँ पर आपने जो अच्छी और की बात कही कि हमारा क्या था कि पिछले अगर 7-8 साल की बात करें, पैदावार तो गेहूं की हो रही थी, लेकिन रोटी की बात आने लगी, रोटी अच्छी नहीं थी, पैदावार तो हो रही थी। तो जैसे आपने कहा कि आपने एकदम सामान्य भाषा में, किसान की सामान्य भाषा में पूछा कि खाने में अच्छी कौन है, कौन क्या है, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में ऐसी गेहूं की प्रजाति को बायोफोर्टिफाइड बोलते हैं। जी सर। बायोफोर्टिफाइड का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर की आवश्यकता है जिस तत्व की, जी सर, आयरन, जिंक, प्रोटीन जो गेहूं में होना चाहिए, जितनी वैरायटी की हमने चर्चा किया है बायोफोर्टिफाइड, ये सारी बायोफोर्टिफाइड हैं। और रही बात, हो सकता है कि आपकी रिश्तेदारी, थोड़ा वीडियो से थोड़ा अलग बात कर रहा हूं मैं, कि आपकी रिश्तेदारी आपके आसपास के जिलों में होगी। जी सर। जरा उनसे पूछिए कि आपके पास गेहूं की वैरायटी DBW 187 है, अगर होगा तो उनके पास पिछले साल आया होगा। जी सर। 371 है, नहीं होगा, क्योंकि बिजनौर ही ऐसा जनपद है जहां पर कि गेहूं, धान, सरसों, गन्ना कोई फसल हो, सबसे नई वैरायटी जो होती है बिजनौर में ही आती है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं बिजनौर के किसान, क्योंकि किसान पूछते हैं जी सर कि डॉक्टर साहब अगली वैरायटी कौन सी, जी सर, फसल कोई भी हो, नई वैरायटी कौन सी। जी जब किसान पूछते हैं तो हमारी भी जिज्ञासा बढ़ती है कि यार इस वैरायटी का ट्रायल, जैसे अभी हम इस बार क्या करते हैं कि अभी गेहूं की बात किया, गेहूं के बाद अभी आपने आते आते भी कहा था कि हस्कलेस जी सर, जौ, जी जी, हम ट्रायल कर रहे हैं इस बार जिले में। अच्छा जी। इस बार जिले में ट्रायल करेंगे। तो वो उसके लिए मैं एक बार बताना चाहूँगा भाइयों, वो डॉक्टर साहब जिस जौ की बात कर रहे हैं वो जौ है जिसके ऊपर मतलब छिलका नहीं होता। आपने देखा होगा वो गेहूं के आकार का बिल्कुल जैसा देखने में गेहूं होता है ना, उसी तरह का है जो डॉक्टर साहब हमारे ट्रायल कर रहे हैं। अभी जानकारी लेंगे, सर बताइए। तो वही बता, उसका नाम नंबर भी है DWRB 223। जी सर। हस्कलेस है, जिसे भूसी रहित बोलते हैं, उसका ट्रायल हम इस बार करेंगे जिले में। हमारा काम जिसे हमने कहा ट्रायल करेंगे, ट्रायल करने के बाद अगले साल फिर इसको जिले में किसानों को वितरित करने, हम वितरित नहीं करेंगे, वितरित काम तो उनका है। मतलब किसानों को तक पहुंच जाए। हाँ, किसानों तक पहुंचाने का हमारा काम, ट्रायल करके रिजल्ट बता देंगे उनको कि भाई उपलब्ध कराओ, अब विभाग उपलब्ध कराए। और इसके लिए हम ये भी कहेंगे कि हमारे जो अच्छे किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, जो ये काम करते हैं, कि उनसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप अगर इच्छुक हैं कि नई चीज़ों का काम करने के लिए, जी सर, तो माध्यम मैं बनूंगा, मैं आपको जहाँ से जिस चीज़ की बीज है उसकी उपलब्धता आपको वहीं से करा दूंगा। जी सर। भाई अगर हस्कलेस जौ है, इसका बीज हमारे किसान को अगर चाहिए तो उसका क्या कहते हैं करनाल से जाए, वहाँ से ले आए, ला करके उसका बीज बना करके हमारे जनपद के किसानों पे उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर दे। जी सर। एक और अपनी आमदनी बढ़ाए, क्योंकि बीज में तो कोई होता नहीं है। तो हम लोग ट्रायल अभी उसके बारे में ज़्यादा हम चर्चा भी नहीं कर सकते। अभी नई वैरायटी है, अभी ट्रायल में आ रही है, ट्रायल में करेंगे, और ट्रायल करने के बाद जब रिजल्ट हमारे पास पूरे आ जाएंगे तो हम बता देंगे हस्कलेस कैसे हैं। तो सर मैं एक चीज़ और है, क्योंकि हमारे जो किसान भाई जो हमसे जुड़े हुए हैं वो केवल और केवल बिजनौर के तो है नहीं, हाँ, वो आसपास के जनपदों के भी हैं, और मैं मानता हूँ कि आसपास के राज्यों के, हाँ, राज्यों के भी हैं। तो सर जो जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, सहारनपुर वगैरह वगैरह, तो अगर वो किसान अगर लेना चाहे मान लो गेहूँ, तो जैसे कि आपने 187 की बात की और 372 की बात की, तो वहाँ उन जनपदों में भी वो चीज़ उपलब्ध है सर? देखिए ऐसा कि अब तो उन जनपद के कृषि विभाग
कितना सक्रिय है। जी सर। उस जनपद का जो कृषि विभाग है कितना सक्रिय है कि उनके पास कौन सी वैरायटी। हमने शुरू में बोला था आपसे कि बिजनौर बहुत आगे है, बहुत तेज जनपद है हमारा, कि हर चीज़ आगे ही इनके पास आता है, क्योंकि यहाँ के लोग इच्छुक रहते हैं। आपके आसपास के किसान हमको फ़ोन भी करते हैं दूसरे जिलों के कि डॉक्टर साहब इसका बीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कैसे उपलब्ध हो जाएगा। तो हमको कहते हैं करनाल से ले लीजिए, करनाल चले जाते हैं, करनाल से बीज मिल जाता है, करनाल से लेकर के चले आते हैं। तो उसके लिए क्या है कि अपने उनके जनपद के जो कृषि विभाग हैं उन कृषि विभाग से संपर्क करें। DBW 187 का बीज तो अब हर जिले में उपलब्ध हो जाना चाहिए। कृषि विभाग से मेरा मतलब ये आपका मतलब है कृषि विभाग से संपर्क करने, कृषि विभाग से संपर्क करेंगे तो वहाँ से DBW 187, DBW 303 उनके विभाग, क्योंकि हमारे बिजनौर में पिछले 4 साल से हैं जी सर, उनके विभाग हो सकता है इस बार जब पक्का आ गया होगा। हाँ, 370, 71, 72 नहीं होगा उनके पास जी सर। उनको भी 1-2 साल वेट करना पड़ेगा, या उनका अगले साल होता है कृषि विभाग उनका उपलब्ध करा दें। तो हमारे जो आसपास के प्रदेश के जो दूसरे जिले के किसान साथी हैं अपने जनपद के जो कृषि विभाग है वहाँ संपर्क करें। वहाँ पर देखिए आप क्या करते हैं कि उनके पास जो जिन प्रजातियों की हमने गेहूँ की बात की है इनके बीज की उपलब्धता उनके पास। तो सर जैसे कि प्राइवेट अपने फर्म है लोगों की, तो उनके ऊपर तो उपलब्ध होगा। देखिए कुछ प्राइवेट संस्थाएं जो हैं वो क्या करती हैं कि जो बीज ला करके मार्केट में बेचती हैं उसको रेगुलेट करने के लिए जिला कृषि अधिकारी महोदय उसके निगरानी में हर जनपद के जिला कृषि अधिकारी जो होते हैं उसको रेगुलेट करते हैं कि कौन सा बीज सही या गलत, उसको रेगुलेट करते रहते हैं। प्राइवेट ट्रेडर्स भी, अच्छे ट्रेडर्स जो हैं वो नई वैरायटी का बीज ला करके जिले के किसानों को उपलब्ध कराते रहते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी एक सवाल और है किसान भाई, जी बताइए। क्योंकि किसान भाई जब गन्ने की इसकी गेहूं की बिजाई करते हैं, कोई भी फसल हो, गन्ना तो इसलिए मुंह पे ज़्यादा आता है सर, क्योंकि हम गन्ने के बारे में तो गेहूं की जैसे ही हम बिजाई करते हैं तो किसान जो भी उर्वरक उसके हाथ लगता है वो DAP भी डाल देता और NPK भी डाल देता, कई बार खाली यूरिया से भी नहीं करता। तो सबसे अच्छी चीज़ ऐसा क्या उर्वरक है जो हम अपने गेहूं में अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए और नुकसान भी ज़्यादा हमारी ज़मीन को ना करे? देखिए ऐसा है कि फसल कोई भी उसके लिए संतुलित भोजन की बात होती है, संतुलित पोषक तत्व की बात होती है। संतुलित पोषक तत्व तो हमारे किसान साथी जैसे अभी गेहूँ की बात चले थे, गेहूँ की बुआई कर रहे हैं तो होना तो चाहिए कि बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जी सर तीनों चीज़ का जो है उस खेत में एक साथ पड़ना चाहिए बुआई के साथ। जी सर। तो होता क्या है कि इस समय हमारे साथ किसान साथी क्या करते हैं, चाहे भूलवश या अनजाने बस DAP लगा करके बुआई कर देते हैं जी सर, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। जो पोटास मेन अवयव है उसका वो नहीं दे पाते हैं, DAP में होता नहीं। इसलिए हम बार बार हमेशा रिकमेंड करते हैं फसल कोई भी बुआई करिए जी सर, चाहे गेहूँ, गन्ना, चाहे कोई फसल हो, गन्ना कोई फसल हो, आप DAP की जगह NPK लगाइए क्योंकि पोटास हमारा किसान अलग से खरीदने नहीं जाता है जी सर। और हो सकता है कभी कभी कहता है मिलता नहीं, चलो अलग बात है नहीं मिलता, लेकिन NPK में क्या है कि तीनों चीज़ें उसको एक साथ मिल जाती हैं जी सर। अब जैसे गेहूं की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो अगर गेहूं की बात करने था कि कोई भी उर्वरक जो होता है वो मिट्टी की जाँच के बाद दिया जाता है। लेकिन अगर सामान्य हमारा किसान अगर बुआई कर रहा है जी सर, सामान्य किसान अगर वो नवंबर के महीने में बुआई कर रहा है जी सर, तो हम अगर यहाँ के 5 बीघा यानी 1 एकड़ की हम बात करते हैं, 1 एकड़ में अगर हमारा किसान लगा रहा है, 1 एकड़ सबका यूनिवर्सल है, अगर 1 एकड़ अगर गेहूं की बुआई कर रहा है नवंबर के महीने में तो उसको आपको 14-25-70 यानी 70 किलो NPK जो है बुआई के समय देना है जी बुआई के समय। हाँ, मिट्टी की जांच करवा लेंगे तो 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, लेकिन ये सामान्य है क्योंकि गेहूँ की जो हमारी अच्छी जो हाई यील्डिंग वैरायटी है उनके लिए। और साथ ही साथ एक का हमारा कोई किसान नहीं करता, बुआई के समय लगभग 6 किलो यूरिया भी देना चाहिए। NPK अगर हम लगा रहे हैं सर तो अलग से NPK भी लगाते हैं तब भी, यूरिया भी लगाते हैं तब भी देना चाहिए सर। अब उसको क्यों नहीं देता है तो उसके पीछे कारण देखिए। एक गेहूं के लिए बहुत जरूरी होता है। आपने अगर पढ़ा होगा, मानो जी कि क्या कहते हैं किताबों या पैम्फलेट पढ़ते होंगे कि जब फसल की गेहूं की बुआई करते हैं तो पूरा फास्फोरस, पूरा पोटास और 1/3 नाइट्रोजन बुआई के समय देना चाहिए। हम जो NPK या DAP देते हैं उससे उसके 1/3 नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं होती है जी सर। तो कभी कभी आपने अगर फील्ड में अगर अनुभव किया होगा, अगर नहीं किया तो इस बार करिएगा कि जो किसान साथी हमारा सीधे DAP या NPK लगा के बुआई कर देते हैं, जब गेहूँ पहला पानी लगाते हैं गेहूँ पीला हो जाता है जी सर, देखते होंगे जी सर। तो अब यहाँ पर 2 बातें होती है। जब गेहूँ पीला होता है तो किसान हमारा सोचता है कोई समस्या आ गई इसमें, समस्या कोई नहीं, नाइट्रोजन कमी है उसमें, नाइट्रोजन और कुछ नहीं। अगर आपने बुआई के समय लगा दिया नाइट्रोजन, यूरिया दे दिया तो पानी देते गेहूँ आपका पीला नहीं। अगर हाँ हैवी पानी लग गया कहीं तो उसके कारण हो सकता है, नहीं तो अगर सामान्य पानी लगा गेहूँ का पीला नहीं हो सकता क्योंकि वो लगभग 21 से 25 दिन तक जो हमारा गेहूँ था
उसको नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो पाई थी, पानी लगते ही वो गेहूँ पीलेपन की तरफ जाता। उसके पीछे एक और भी कारण है कि लगातार रोटावेटर से बुआई करेंगे तो पानी रुक जाता है बीच में, हार्ड लेयर बन जाती है, वो तो अलग चीज़ें हैं। लेकिन एक छोटी सी बात होता है भोजन प्रबंधन की। अब इसी के बाद बुआई के समय NPK, यूरिया और उसके बाद शेष नाइट्रोजन या यूरिया जिसे बोलते हैं जी सर, वह खड़ी फसल में 3 बार में देना चाहिए। 3 बार में हमारा किसान क्या करता है, पहले बार में ही एक कट्टा पूरा 1 एकड़ में लगा देता है। हाँ जी सर, जैसे पानी दिया 21-25 दिन में पानी दिया, लगा दिया, वहाँ पे 5 किलो देना है बीघा, यानी 25 किलो एकड़ में देना है। जी सर, क्योंकि उस पौधे की जो उम्र होती है उसी हिसाब से भोजन लेगा, तय लेता है वो, बिल्कुल सर, है ना। तो उसके बाद फिर अगला पानी जब आता है 25-30 दिन पे तब दे दीजिए, फिर अगले पानी पे, यानी गाभा यानी बाली निकलने से अवस्था से पहले 3 डोज देना है यूरिया और की, नाइट्रोजन की। बताया ना कि अगर नवंबर वाला गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो नंबर वाले गेहूं में लगभग 16 से 17 किलो यूरिया लगता है। जी सर, यूरिया की बात कर रहे हैं बीघे में, मतलब 80 किलो। ये मान चलिए कि 100 kg यूरिया लगता है 1 एकड़ में। जी सर, बुआई से लेके कटाई तक। लेकिन ये निर्भर करेगा आपकी मिट्टी की जांच के ऊपर। अगर जांच हो जाएगा तो मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन सामान्य किसान के लिए एक बात ये होती है, गेहूं में अगर ऐसे कर ले तो पैदावार अपने आप बढ़ जाती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सर, कुछ किसान भाई हमारे ऐसे करते हैं, क्या वो सही है, ये करना चाहिए या नहीं? जैसे गेहूं की बाली निकल गई तो उस समय NPK का स्प्रे की बात कुछ भाई किसानों को बताते हैं, क्या वो सही है? उससे क्या लाभ होगा? देखिए, अगर हमारे जो NPK या जो फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर क्या कहते हैं उसका सॉल्युबल फर्टिलाइजर होता है, उसके स्प्रे की जो बात आती है फसलों के ऊपर, विशेष करके जो जिनमें बालियाँ निकलती हैं, फूल निकलते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जी सर। NPK का अगर आपको स्प्रे करना है जी सर, तो आप बाली निकलने से पहले की अवस्था पे आप NPK 12-32-16 जो भी है जी, उसका स्प्रे आप कर दीजिए। जी। पोटास 0052 या 0050 जो आता है, जी सर, कभी हमारे किसान साथी पोटास नहीं दे पाते, हम लोग कहते हैं उसका छिड़काव कर दीजिए। जी सर, तो उसका छिड़काव, बाली निकल रहा है जी सर, उस अवस्था पर अगर आप छिड़काव, न्यूट्रिएंट्स नहीं, पोषक तत्व ही नहीं, अगर आपने किसी दवा का भी छिड़काव कर दिया, अगर उसमें फूल चल रहा है जी सर, तो आपका दाना नहीं बनेगा बाली में, दाना नहीं बनेगा। अगर उसमें तेज बारिश भी हो जाएगी जी सर, तब भी नुकसान हो जाएगा बाली बनने में, क्योंकि उसमें जो उसके परागण प्रक्रिया चालू होती है उसकी, वो प्रभावित होती है। तो हमारे किसान साथियों को सुझाव ये रहता है कि जब भी ये फूल वाली या बाली निकलने वाली फसलें हैं, इसमें अगर बाली निकल रही है, फूल आ रहा है, उस समय दवा या कुछ भी डालने से बचें। अगर आपको NPK या उसका छिड़काव करना है तो गाभे निकलने से अवस्था से पहले सारा छिड़काव कर देना चाहिए। और इसमें एक सावधानी और रखनी चाहिए छिड़काव में, कि जब भी छिड़काव करें अपनी निगरानी में करवाएं। जी सर, क्योंकि क्या होता है कि फसल बहुत नाजुक होती है, अगर आपने जो डोज दिया है उसमें छिड़काव में, अगर कहीं पर स्प्रे मशीन 2 बार घूम जाती है तो फसल जल भी सकती है। जी सर। ये है तो किसान भाइयों, आज जो वीडियो में हमने चर्चा की डॉक्टर साहब से, बहुत कुछ सीखने को डॉक्टर साहब से मिला इस वीडियो के माध्यम से, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को भी बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो के माध्यम से। हम शुरू से लगा करके हम कटाई तक क्या क्या अपनी डोज है हमारी देनी चाहिए, किस समय पर क्या देना चाहिए और कौन सी वैरायटी की बिजाई हमें करनी चाहिए, वो सारी जानकारी आपको वीडियो में उपलब्ध हुई। और आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी वीडियो, और तब तक के लिए अगली वीडियो आए भाइयों, फिर आपसे अनुमति चाहूँगा। राम राम, नमस्कार।